कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। इसमें आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन का 29वां भाग। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का और प्रस्तुति है काजल सूरी की। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मनोरमा अहिल्या से चक्रधर की प्रशंसा करती रही। मुंशी बजधर बारात जमाए चले आ रहे थे। चारों ओर शोर शराबा हो रहा था। अब आगे आइए सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 29वीं कड़ी में। इतने में बाजों की धौ धौ पौं सुनाई देने लगी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। अहिल्या के हृदय में आनंद की तरंगें उठ रही थी। कभी उसका स्वागत इस ठाट से होगा, कभी एक बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सम्मान होगा, उसने इसकी कभी कल्पना ही नहीं की थी। मनोरमा ने उसे धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल में बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े पर सवार थे। राजा साहब विशालपुर आते तो इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर से आए हों। रोहिणी को राजा साहब की ये निष्ठुरता असह्य मालूम होती थी। वो ये सारी की सारी बातें दिल में लिए बैठी थी और अवसर ढूंढ रही थी, पर राजा साहब तो भूलकर भी अंदर नहीं आते थे। आखिर एक दिन वो मनोरमा पर ही बरस पड़ी। बात कोई नहीं थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यहाँ आप लोगों का जीवन तो बड़ी शांति से कटता होगा ना? शहर में तो रोज एक ना एक झंझट सर पर सवार ही रहता है। रोहिणी तो भरी बैठी थी, ऐंठ कर बोली, हाँ बहन, क्यों ना हो। ऐसे प्राणी भी तो होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपवास देखकर जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं और हम अभागिनों के लिए सत्तू में भी बाधा। मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, आखिर तुम्हें वहां सुख ही सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं आती? अकेले मेरा भी जी घबराया रहता है। तुम रहोगी तो मजे से दिन कट जाएंगे। रोहिणी नाक सिकोड़ कर बोली, हाँ, भला मुझ में ये हाव भाव कहा कि राजा साहब को मुट्ठी में लिए फिरूं। ये तो कुछ लिखी पढ़ी शहर वालियों को ही आता है। भला हम गवारी ने ये त्रिया चरित्र क्या जाने। मनोरमा खड़ी सन्न रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सर से निकल गई। वो 10-12 मिनट तक इसी तरह स्तब्ध खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो स्वयं अंदर आए। दूर से ही पुकारा, नूरा, क्या कर रही हो? अरे भाई चलो, देर हो रही है। मनोरमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास आकर हाथ पकड़ लिया। कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक गए। वो सर्पदंशित मनुष्य की तरह निर्निमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रही हों। राजा साहब ने घबरा कर पूछा, नूरा, तबीयत तो ठीक है? मनोरमा ने लगभग सिसकते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूंगी। आप चाहिए मेरी चीजें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई ना कोई व्यंग शर चलाया होगा। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे ही कारण यहां से जान लेकर भागा। अरे फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, वहां भी शांति से नहीं रहने देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता है बोलता हूं, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। अरे तुम्हें इसकी जलन क्यों होती है? रोहिणी, जलन होगी मेरी बला से? तुम यहीं ही थे तो कौन सा फूलों की सेज पर सुला दिया था मुझे। यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। अरे भाग्य में रोना ही बता था, सो रोती हूं। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जा रहा था।
पर मनोरमा के सामने वो अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए शर्माया करते थे। वो कोई लगती हुई बात कहना चाहते थे जो रोहिणी की जुबान बंद कर दे, पर अवाक रह गए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही कड़ी बात क्यों ना कह दी जाए, वो क्षम्य थी। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए। अरे कम से कम तुम्हारी ये जली कटी बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। रोहिणी ने अग्नि भरी नेत्रों से राजा साहब की तरफ देखा, मानो वो उसकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, मानो उसके शरों से उन्हें बेध डालेगी, और लपक कर पायदान को ठुकराती लोटे का पानी गिराती वहां से निकल गई। राजा साहब ने बहुत देर तक समझाया, पर मनोरमा एक न मानी। उसे शंका हुई कि ये भाव केवल रोहिणी के नहीं हैं, यहां सभी लोगों के मन में शायद यही भाव होंगे। इसी संदेह और लाछन का निवारण यहां सबके सम्मुख रहने से ही हो सकता था, और यही उसके संकल्प का कारण भी था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, हो, तो फिर मैं काशी ही छोड़ देता हूं। मुझसे अकेले वहां एक दिन भी न रहा जाएगा। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी टेकते हुए आगे दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पायजामे का इजार बंद नीचे लटका हुआ था। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी आप कहाँ हैं? जरा कृपा करके यहाँ आइएगा, और अगर आप हुक्म दे तो मैं ही आ जाऊं। राजा साहब ने चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चले आइए। आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी भला? अरे सब लोग यहीं चले आए, कोई वहां भी तो चाहिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दीन भाव से बोले, क्या करूं हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है। हुजूर से न रोऊं तो फिर भला किससे रोऊं? हुजूर, लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी? अभी तो आज बाबूजी वहां मेरे पास आए थे, कोई भी नई बात नहीं कही। मुंशी जी, अरे वो अपनी बात किसी से कहता कि आपसे कहेगा, मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा हुआ है और बहू को भी साथ ले जाना चाहता है। मनोरमा, आपने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हैं? जरूर उन्हें किसी बात से रंज पहुंचा होगा, नहीं तो बहू को लेकर नहीं जाते। और हां, घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा? मुंशी जी, इल्म की कसम खाकर कहता हूं, जो किसी ने चूं तक की हो या ताना दिया हो। अरे ताना तो उसे दिया जाता है जो डर रहा है, वो तो सेवा और शील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है? हाँ, इतना जरूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, ही बात है। भला बाबूजी ये कब बर्दाश्त करने लगे? मैं अहिल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी नहीं रहती। वो तो न जाने कैसे इतने दिन तक रह गई। मुंशी जी, तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।